A very good morning, all of you. Today we will start the second part of your second chapter of history, that is from trade to territory. In the previous part, we have left with the subsidiary alliance policy, and in that policy, we got to know that how different kingdoms of India, accepted the supremacy of uh, East India Company, or we can say that accepted the subsidiary alliance policy. And that also we got to know that the kingdom of Mysore and Maratha Empire gave very tough fight to East India Company. So now in this part second, we will start with the kingdom of Mysore or Tipu Sultan. So Tipu Sultan was Hyder Ali's son and was known as the Tiger of Mysore. In 1785, Tipu stopped the export of sandalwood, pepper, and cardamom through the ports of his kingdom. Hyder Ali and Tipu Sultan fought four wars known as Anglo-Mysore Wars with the company, and Tipu Sultan died in the fourth war in Seringapatam in 1799, and the British captured his kingdom. So टीपू सुल्तान अ, हैदर अली के सन थे और उनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है. टीपू सुल्तान एंड हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच फोर एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए. ये 1767 से लेकर 1799 तक का टाइम पीरियड है जिसमें ये वॉर हुए हैं. 1784 में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुआ और उसके बाद ही 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम का जो एक्सपोर्ट उनके किंगडम से हो रहा था उसको स्टॉप कर दिया. इन द लास्ट मीन्स फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में सेरिंगपट्टम, जो कि मैसूर किंगडम ऑफ मैसूर की कैपिटल थी, उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है 1799 में. एंड इसी के साथ ही ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किंगडम ऑफ मैसूर को कैप्चर कर लेती है. ये जो कैप्चर होता है ये भी सब्सिडरी अलायंस के तहत ही होता है. इसके बाद हम बात करते हैं आगे वॉर विद द मराठाज, यानी जो मराठों के साथ वॉर हुआ उसको एंग्लो मराठा वार कहा गया. महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन हु ट्राइड टू कीप मराठा यूनाइटेड. अब महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस दो मराठा सोल्जर्स रहे और स्टेट्समैन मीन्स पॉलिटिकल लीडर्स, यानी बहुत दो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जिन्होंने कंपनी के खिलाफ मराठाओं को एक करने में, यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल इनका रहा. द मराठाज फॉट थ्री वॉर्स विद द ब्रिटिश. इन द थर्ड एंग्लो मराठा वार द ब्रिटिश क्रश द मराठा पावर. मराठाओं का और ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तीन एंग्लो मराठा वॉर हुए और लास्ट जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था उसमें फाइनली ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जीत गई. उन्होंने मराठा पावर को क्रश कर दिया. द कंपनी रिमूव द पेशवा एंड सेंट हिम टू बिठूर. पेशवा द हेड ऑफ द मराठाज. तो मराठास के जो हेड थे उसको पेशवा कहते थे. पेशवा एक टाइटल यानी उपाधि थी जो उनको हेड को दी जाती थी. उस समय जो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ, बाजीराव सेकंड जो थे वो मराठाओं के पेशवा थे, उनको बिठूर भेज दिया गया. बिठूर इज़ अ प्लेस नियर कानपुर इन उत्तर प्रदेश. कानपुर उत्तर प्रदेश के पास ही एक बिठूर जगह है. बिठूर अगर हम और सिंपल कहें तो रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि का जो जिक्र हुआ है, तो महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वो बिठूर में ही था. नाउ वी विल लर्न समथिंग अबाउट द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी. एज पर द पॉलिसी द कंपनी कुड क्लेम इट्स अथॉरिटी एज सुप्रीम और पैरामाउंट. अब जब मैसूर और मराठा दोनों पे सब्सिडरी अलायंस के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो उसकी पावर थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई. वो इतनी बढ़ गई कि अब वो अपने आप को भारत में सुप्रीम और पैरामाउंट अथॉरिटी उसने कहना शुरू कर दिया, यानी कि अब उससे ऊंचा, उससे ऊपर कोई पावर जो है भारत में नहीं है.
सो मैसूर और मराठा को जीतने के बाद उसका जो नेक्स्ट टारगेट था वो पंजाब था। पंजाब को नेक्स्ट टारगेट बनाने के पीछे जो उसका उद्देश्य था वो ये था कि बंगाल का पार्ट भी ब्रिटिशर्स के पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। मराठाओं को उसने जीत लिया, किंगडम ऑफ मैसूर को उन्होंने साउथ में जीत लिया। तो लगभग लगभग पूरा पार्ट था। लेकिन नॉर्थ वेस्ट का जो पंजाब अ, प्रांत था, प्रोविंस था, वहाँ से उनको डर था कि रसिया कभी भी पंजाब से होके भारत पे एंट्री कर सकता है। तो पंजाब उन्होंने नेक्स्ट टारगेट बनाया। पंजाब के महाराजा थे महाराजा रणजीत सिंह, बहुत पावरफुल रूलर रहे, और 1839 में उनकी डेथ हो जाती है। 1839 के बाद जो वहाँ के राजा रहते हैं वो उतने पावरफुल नहीं थे। So it took the Britishers only two wars known as Anglo-Sikh Wars to annex पंजाब in 1849। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के बाद के जो राजा थे वो पावरफुल नहीं थे, तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ दो वॉर जो हैं पंजाब के साथ लड़े, जिनको एंग्लो सिख वॉर कहा गया। और फाइनली 1849 में पंजाब को भी ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो था पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी के तहत पंजाब को इन्होंने कब्जे में लिया। तो अभी तक हमने सब्सिडियरी अलायंस भी पढ़ लिया है, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी भी हमने पढ़ा। नाउ एक और सिद्धांत या डॉक्ट्रिन जो है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया, वो भी ब्रिटिशर्स लेके आए। ये भी सब जितने भी सिद्धांत हैं ये सब इंडियन स्टेट्स को कंपनी के अधीन लाने के लिए बनाए गए थे, उनको भारतीय जो टेरिटरी है उस पर कब्जा करने के लिए बनाए गए थे। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट वाज अ पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय ब्रिटिश टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स को कब्जा करने के लिए पॉलिसी बनाई गई। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज डन अंडर द लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी के अंडर में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी या सिद्धांत जो है वो बनाया गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। इन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हम कह सकते हैं वो रहे। Now, according to the doctrine, इस सिद्धांत के अनुसार, if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is become a part of the company's territory. So ये सिद्धांत जो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया, उसमें था कि अगर कोई भी भारतीय रूलर या राजा शासक बिना किसी मेल हायर के अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगी, यानी कि कंपनी पे उसके किंगडम का पर अधिकार हो जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी किंगडम पे अपना कब्जा कर लेगी। तो ये था विदाउट मेल हायर। मेल हायर मीन्स उत्तराधिकारी, यानी राजा के बाद अगर जो सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बनना होता है। ये पुराना इंडियन सिस्टम था। तो उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मेल हायर नहीं होगा, सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहता था कि वो जो टेरिटरी है वो कंपनी के अंडर आ जाएगी। तो इसी सिस्टम से सतारा, संबलपुर, नागपुर, जयपुर, उदयपुर, झांसी, ये सभी टेरिटरीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया। एंड फाइनली ब्रिटिश एनेक्स द लास्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया, दैट वाज अवध, in 1856 and led to revolt of 1857। एंड फाइनली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ही 1856 में अवध पे ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा किया। और इसके बाद ही ये जो कब्जा किया है वो लेके गया है हमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति की तरफ, जिसको हम बहुत ही डिटेल में, ये पूरा चैप्टर है वहाँ पढ़ेंगे। रिवॉल्ट ऑफ 1857 कि इंडिया का फ्रीडम का पहला फ्रीडम युद्ध माना जाता है। इसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, दैट इज़ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि कंपनी जो पहले ट्रेड करने आई, उसने धीरे धीरे भारत पे, एरिया पे, टेरिटरी पे कब्जा करना स्टार्ट किया। तो अब उसने लगभग पूरे भारत पर बहुत बड़े एरिया में कब्जा कर लिया है। तो जब वो रूल करना स्टार्ट कर दिया तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, एडमिनिस्टर भी करना है, चलाना भी है। तो क्या क्या पॉलिसीज रही हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की अपने जो एरिया है जो उन्होंने कब्जा किया उसको चलाने के लिए।
तो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स एट द फाउंडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दैट वी हैव टुडे। तो आज भी भारत का जो हमारा प्रशासनिक सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो देश को चला रहा है, उसकी जो नींव रखी गई थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। कंपनी हैड 3 मेन सिटीज ऑफ द कंट्री इन देयर कंट्रोल, दे वर मेड प्रेसिडेंसी। जो कंपनी के कंट्रोल में 3 बड़े शहर थे जिनको प्रेसिडेंसीज बनाया गया था, वो थे आपके मैड्रास प्रेसिडेंसी, कैलकाटा प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बहुत बड़ा एरिया था। सो द कंपनी ब्रॉट रिमार्केबल रिफॉर्म्स इन 4 ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दोज वर जुडिशियरी, आर्मी, सिविल सर्विसेज एंड पुलिस। सो भारत पर प्रशासन करने के लिए, शासन करने के लिए उसने 4 एरियाज़ थे जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, सुधार किए। वो थे जुडिशरी यानी न्यायपालिका, आर्मी, सिविल सर्विस एंड पुलिस। तो एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जुडिशियल सिस्टम से। जुडिशियल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1772। ईच डिस्ट्रिक्ट हैड टू हैव 2 सेपरेट कोर्ट्स, द सिविल कोर्ट्स एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स। जो न्यायिक सिस्टम था, जो न्यायपालिका थी, वो 1772 में इंट्रोड्यूस की गई। और इसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो ज़िला होता था उसमें 2 सेपरेट कोर्ट होती थी, एक सिविल कोर्ट और एक क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हिंदी में दीवानी एंड क्रिमिनल कोर्ट्स भी बोल देते हैं, जिसको फौजदारी कोर्ट बोल देते हैं। नाउ district collectors presided over the civil courts. The Maulvis and Hindu Pandits interpreted the Indian laws for them. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हुआ करते थे, वो सिविल कोर्ट्स के उनके हेड में होती थी। और जो मौलवीज और हिंदूज होते थे, जो कानून है, इंडियन कानून है, वो उनके लिए इंटरप्रीट करते थे, उनको बताते थे, समझाते थे। क्योंकि जो हेड होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे, वो यूरोपियंस ही होते थे, वो उस वक्त तक इंडियन नहीं थे, यूरोपियंस हुआ करते थे। नाउ द क्रिमिनल कोर्ट्स वर अंडर द काजी एंड द मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर। जो क्रिमिनल कोर्ट हुआ करती थी, जो फौजदारी कोर्ट हुआ करती थी, वो काजी और मुफ्ती के अंडर में होती थी, लेकिन उन पर भी सुपरविजन कलेक्टर का होता था। काजी जो है वो जज को बोलते थे, मुफ्ती जो है वो वेल नोन पर्सन होते थे, जो कानून के जानकार हैं, उनको हम लॉयर बोल सकते हैं, उनको कानून की बहुत अच्छी समझ होती थी, वो मुफ्ती होते थे। काजी जो है वो जज को बोलते थे। इन 1773 द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप इन कैलकाटा। और 1773 में कैलकाटा में पहली बार सुप्रीम कोर्ट सेटअप की गई। आज हम सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया की, वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो ये हमारा था जुडिशियल सिस्टम। इसके बाद पुलिस सिस्टम की बात करते हैं। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम एसपी बोलते हैं, वह द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हेड होते थे। डिस्ट्रिक्ट वर डिवाइडेड इनटू थानाज हेडेड बाय द इंस्पेक्टर्स। और डिस्ट्रिक्ट को ही अलग अलग थानों में डिवाइड करते थे, और थाने के जो हेड होते थे वो इंस्पेक्टर हुआ करते थे। इन टाउन्स देयर वर कोतवाल्स एंड इन विलेजेस चौकीदार्स वर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो टाउन्स में, कस्बों में कोतवाल्स, इन विलेजेस में, गाँव में चौकीदार जो थे, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते थे। तो ये एक पुलिस सिस्टम तैयार किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें आर्मी की, कंपनी आर्मी, सो द ईस्ट इंडिया कंपनी हायर्ड पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड एस्टेब्लिश्ड अ सिपाही आर्मी। इट ट्रेंड देम टू बी प्रोफेशनल सोल्जर्स। सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो गाँव से लोगों को हायर करती थी और एक सिपाही आर्मी बना। सिपाही आर्मी जो है वो आर्मी होती थी जिसमें भारतीय लोग होते थे, यानी कि वो इंडियन आर्मी थी, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी। भारतीय लोगों की उस आर्मी में सिर्फ और सिर्फ भारतीय ही होते थे। तो भारतीय लोगों की आर्मी थी, उसको सिपाही आर्मी बोलते हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी, और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर्स के लिए, बनाने के लिए। एंड दे इक्विप्ड दैम विद मॉडर्न गन्स लाइक मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। और उनको बहुत ही मॉडर्न गन्स जो हैं उस समय की, जैसे कि मस्केट हैं, मैचलॉक्स हैं, वो प्रोवाइड कराई जाती थी। ये आपका हो गया आर्मी। एंड हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका लास्ट है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में द लॉर्ड कॉर्नवालिस इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सो वॉरेन हास्टिंग ने सिविल सर्विस के जो रूपरेखा है, जो फाउंडेशन है, जो नींव रखी थी,
लेकिन एक्चुअल में लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बहुत सारे सुधार जो हैं, रिफॉर्म जो हैं, वो सिविल सर्विस में किए थे। A company needed young educated men who could carry out the day-to-day administration of the company. कंपनी को कोई यंग एजुकेटेड मैन चाहिए थे जो वहाँ के रोज़मर्रा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था कंपनी का, उसको चलाने के लिए इन लोगों की ज़रूरत महसूस हुई, उनको नीड थी। They recruited the young men, trained them and appointed them as civil servants. So वो करते क्या थे, वो यंग जो लोग थे, यंग मैन थे, उनको रिक्रूट करते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे और उनको बाद में सिविल एज अ सिविल सर्वेंट अपॉइंट कर लेते थे। लेटर द एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स, और बाद में एक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो गया, एक एग्ज़ाम होना शुरू हो गया जो कि सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करता था। जब ये सिविल सर्विस स्टार्ट हुई तो इनिशियली सिर्फ इसमें यूरोपियंस ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन बाद में इसमें इंडियंस भी अलाउ कर दिए गए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो तरह की सिविल सर्विस एस्टेब्लिश की थी, जिसमें एक थे जो कि हाई पोस्ट पे थे, हाई लेवल पे थे, और उस हाई लेवल पे जो लोग थे वो सिर्फ यूरोपियंस हो सकते थे, और एक उनके लोअर लेवल के जो सिविल सर्वेंट थे वो इंडियंस होते थे। तो इस तरह से एक रिफॉर्मर्स कुछ पॉलिसीज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस के लिए बनाई थी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने समझा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्योरली व्यापार करने के लिए आई थी, रॉयल चार्टर जो क्वीन एलिजाबेथ वन ने उनको दिया, ग्रांट किया था कि वो ईस्ट में आके ट्रेड कर सकते हैं। वो इनिशियली ट्रेड करने आए, लेकिन धीरे धीरे उनको लगा कि वो भारत में ट्रेड के साथ साथ उस पर रूल भी कर सकते हैं। तो ये पूरा हमने इवेंट बाय इवेंट, स्टेप बाय स्टेप देखा कि किस तरह से उन्होंने ट्रेड से वो टेरिटरी तक पहुँचे। सो थैंक यू।